To deal with the constitution position of President of India, we are finding number of articles what we have to take the reference of. देखिए, हमारा पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 53. ठीक. Then we have one more article called as Article 75 Clause 2, and we have to read Article 75 Clause 2 with Article 77 Clause 1, and further Article 77 Clause 1 with one more article, Article 78 Clause 1. इन चारों आर्टिकल्स को कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोविजो क्या है या सिस्टम क्या है. सुनो जरा. अच्छा, आर्टिकल 53 में यह बोला गया है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर एंड द मिलिट्री पावर ऑफ द यूनियन शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आगे ना. अच्छा, दूसरा आर्टिकल 75 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट, सुनिए, ऑल द मिनिस्टर्स, और कितने तरह के मिनिस्टर होते हैं? 3. बोलो जरा. कैबिनेट. अच्छा, एट प्रेजेंट वी आर हैविंग टोटल 70 to 80 मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक लॉ हम लोगों ने पास किया, दैट वाज 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, sorry. So by this law we have made provision that, सुनना जरा, कि the maximum membership of government of India, I mean council of ministers, should not be more than 15% of the total membership of Lok Sabha. लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है कितनी? 543. तो इसका 15% कितना हो गया? कैलकुलेट करके बताओ जरा. लोकसभा की मेंबरशिप कितनी? 543 है ना टोटल मेंबर्स लोकसभा में. तो इसका 15% कितना हुआ? 54 तो ये हो गया, और 26 कितना हुआ? करो कैलकुलेट यार. 54 प्लस 26 कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 81 आ गया. कर लिया ना कैलकुलेट? ठीक है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, आप चला लो थोड़ा सा. ठीक है, 81 हो गया. ऐसे भी गर्मी लग रही है. ठीक. अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 81 लोगों से ज्यादा लोगों को मिनिस्टर्स नहीं बना सकती. द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड टू मोर देन 81. अच्छा, आउट ऑफ 81 मिनिस्टर्स, some ministers are cabinet, some ministers are minister of state, and some ministers are deputy minister. All together it's called as what? Government of India. समझ गए आप लोग सिस्टम क्या है? अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने आर्टिकल पर आते हैं. और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये बात करता है, सुनिए, कि ऑल द मिनिस्टर्स, एवरी मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, प्लेजर का मतलब होता है मर्जी, इच्छा. So all the ministers are holding their office during the pleasure of President of India, including the Prime Minister. ठीक. अच्छा, Article 77 Clause 1 in this regard, सुना जरा, it provides that all the action, function, omission, commission done by Government of India is by the name of President of India. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे जो काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे. अगर कोई पॉलिसी शुरू करनी है तो प्रेसिडेंट के नाम से शुरू होगी, कोई भी डिसीजन होना तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा. सो एवरी एक्शन फंक्शन परफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फ्रेम सम रूल्स. ठीक. एंड इट इज अ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 77 क्लॉज 1. अच्छा, अगर आर्टिकल 77 क्लॉज 1 को हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 78 क्लॉज 1 के साथ, तो हमें समझ में आता है, इसमें ये बोला गया है, सब लोग ध्यान देंगे ठीक से, सिस्टम समझो जरा, बाद में नोट्स पढ़ते हैं हम लोग. इसमें ये बोला गया है 78 क्लॉज 1 में कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. एक टर्म यूज हुआ है, मैं बड़ा कॉशियसली यूज कर रहा हूं हर एक टर्म को, थोड़ा सा ध्यान देंगे. टर्म यूज हुआ है ड्यूटी, कर्तव्य. So it is a duty of Prime Minister to furnish information to President of India with regard to any decision taken by Council of Ministers, I mean Government of India, in any administrative matter or legislative matter. If Prime Minister of the country is not providing information to President of India with regard to decision, then here Prime Minister is violating the Constitution under Article 78 Clause 1. सिंपल भाषा में प्राइम मिनिस्टर की यह ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उन मैटर्स में जिसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है लेजिस्लेटिव मैटर में या एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, तो सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दी जाएगी. अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन नहीं देता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेकर, तो हम लोग ये मान सकते हैं
कि अंडर आर्टिकल 78 क्लॉज 1 प्राइम मिनिस्टर इज वॉलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, विद आर्टिकल 78 क्लॉज 1 वी कैन रीड वन मोर आर्टिकल एंड दैट इज आर्टिकल 78 क्लॉज 2. सुनना जरा. If under Article 78 Clause 2, Prime Minister is not providing information to President of India, be very sure, then anytime President of India can seek the information or can take the information from Government of India. तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं. पहली बात, अंडर आर्टिकल 53 ऑल द एग्जीक्यूटिव मिलिट्री पावर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक, all the ministers under Article 75 Clause 2 are holding their office during the pleasure of President of India. All the function performed by Government of India is by the name of President of India, and every information is provided to President of India by Prime Minister. यही हुआ ना. अच्छा, इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद यह लगा कि हमारे देश में अगर कोई सर्वशक्तिमान, सबसे पावरफुल अगर कोई अथॉरिटी है तो वो कौन है? प्रेसिडेंट. सारी एग्जीक्यूटिव मिलिट्री पावर उसके पास, सारे मिनिस्टर उसकी मर्जी पर पोस्ट होल्ड करते हैं, सारे काम उसके नाम से किए जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन उसको दी जाएगी. ये है ना बॉटम लाइन. तो ऐसा समझ में आता है कि ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इन अवर कंट्री, इन अवर होल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पर ये सारे आर्टिकल आपको कर रहे हैं क्या? डिस्गाइज्ड. मतलब ये फैक्ट नहीं है. इसका मतलब यह हो गया कि when we are reading these articles, again we have to take the reference of some more articles, and by taking the reference of some more articles we have to take the reference of the clarification given by which one? Supreme Court also with regard to the constitutional position of President of India. ये पहला टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे, about the constitutional position of President of India. तो ये सारे आर्टिकल एक मृग मरीचिका या मिराज की तरह हैं जो हमें डिस्गाइज कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्रेसिडेंट के पास प्रैक्टिकली ज्यादा पावर नहीं होती. ठीक है, एक्चुअल पावर होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास. आई मीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर. सो वी कैन नॉट रीड दीज आर्टिकल्स इन द सिमिलर मैनर. वी हैव टू रीड दिस आर्टिकल विद सम अदर सेट ऑफ आर्टिकल्स, जिससे मैं आपको आगे बताऊंगा. इस पर कल बात करेंगे कि आर्टिकल 53 को हमें पढ़ना है तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा विद आर्टिकल 74 क्लॉज 1 एंड 2. देखेंगे when we are reading article 75 clause 2 we have to read article 75 clause 2 with article 75 clause 3. When we are reading article 77 clause 1 we have to read article 77 clause 1 with some articles of article 74 and article 75. And when we are reading article 78 clause 1 we have to take the reference of article 78 clause 1 with a number of cases clarified by Supreme Court. और तब जाके आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट की एक्चुअल पोजीशन हमारे देश में क्या है. तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसी तरीके से पढ़ना है आप लोगों को कि कोई भी आर्टिकल को आप पढ़ रहे हो तो यह मत समझना कि उस आर्टिकल में जो प्रोविजन है वो हमें पूरी पोजीशन को क्लियर कर देते हैं. बिल्कुल नहीं. हमें दूसरे आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा. हमें सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा और कभी कभी हमें पार्लियामेंट के लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे. पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है प्री में मेनली, वो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से नहीं पूछ रहा है क्योंकि उसको पता बच्चे पढ़ लिए है सब कुछ. तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं या तो वो सुप्रीम कोर्ट के एजुडिकेशन से आ रहे हैं, मेंस में भी और प्री में भी. आईआर कोल्हो केस पूछा था, आपने देखा होगा. सुब्रमण्यम बालाजी केस पूछा था. ठीक, और बड़ा 150 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने. और या तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं पार्लियामेंट्री लॉ से. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है? पार्लियामेंट्री लॉ भी पढ़ना है. पर मैं आपको वही बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ वांट ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू कवर एवरी डायमेंशन. हम सब डायमेंशन को कवर नहीं कर सकते. मैं उस लेवल पर आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ो आपको सब समझ में आना चाहिए, लेकिन कुछ रिसर्च आपको खुद पढ़नी पड़ेगी. तो 70-30 का रेशो लेके चलते हैं हम लोग क्लास में. चलो 80-20 कर लेते हैं. ठीक है, 86% चीज मैं करवाऊंगा, उसको बाकी टॉपिक को लेकर मैं क्या दूंगा आप लोगों को? होमवर्क दूंगा. जैसे अगर आपको याद हो जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में या साइक्लोन के बारे में सारा मैकेनिज्म समझा दिया, वो क्लियर हुआ. लेकिन एक टॉपिक था उसके मैंने होमवर्क दिया आपको, आपको खुद करना है. वो है इंपैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन या इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन. वो तो आपको करना ही पड़ेगा वरना कैसे काम चलेगा. ठीक है, हालांकि उसके लिए लास्ट में जब आप मेंस दोगे उससे पहले आई विल प्रोवाइड सम वीडियोस टू यू, जो मैं मेंस से पहले करता हूं नॉर्मली. तो उसमें आपको वो वाले डायमेंशन भी कवर हो जाएंगे जो करंट अफेयर्स वाले. अगर मान लो 2023 में कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसकी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी. साइक्लोन आया, उसकी साइक्लोन तो आया है अभी, उसकी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी. हाँ जी. Do we need to read the whole ROPA right along with all the amendments or specific? नहीं,
अब इसमें दो चीज हैं कि व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो मेन एक्ट है, द मेन सोर्स ऑफ आरपीए इज आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191. So all the provision which are of course in support of article 102 and article 181, मतलब member of parliament and member of assembly and विधान परिषद, वो ही प्रोविजन हमें पढ़ाना है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. दूसरी बात, ये तो बात हो गई पीटी की, ऑल द प्रोविजन विच आर सपोर्टिंग आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191, ठीक है, उसके अलावा सब छोड़ देना क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है फिर हमारा. दूसरी बात कि अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको यह समझना पड़ेगा कि हमें 4-5 डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे. पहला, एक तो उसके प्रोविजंस क्या है वो तो देखना ही देखना है हम लोगों को. दूसरा, द इंपॉर्टेंस ऑफ आरपीए एक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंस और एफिकेसी ऑफ आरपीए एक्ट, ठीक है. अच्छा, फिर हमें यह देखना है कि हाउ द आरपीए एक्ट एबल टू ऑफ कोर्स सिक्योर और कर्ब डाउन टेंडेंसीज लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स. राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए आरपीए एक्ट का रोल क्या रहा है, तो वी हैव टू स्टडी द रोल ऑफ आरपीए एक्ट and all the suggestive measure what we can give for the better functioning of RPA Act. मतलब यहां पर हमें यह करना पड़ेगा कि हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा कोई लॉ है और उस लॉ में ऐसा प्रोविजन है जिसके थ्रू वी कैन ऑफ कोर्स रिड्यूस द क्रिमिनल एलिमेंट और एंटी सोशल एलिमेंट एंटरिंग इन आवर पार्लियामेंट, देन वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द सेम प्रोविजन इन आरपीए एक्ट आल्सो, फॉर व्हिच वी हैव टू गिव द सजेशन. तो ये ऐसे मेंस की तैयारी होगी आपकी, समझ रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव थे, उसके बाद जुडिशरी या फिर पार्लियामेंट चालू हुआ. हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ एग्जीक्यूटिव के नीचे जो दिया है वही एग्जीक्यूटिव. वो एग्जीक्यूटिव तो हैं, पर एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी क्या है भाई? एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये तो हमें पता है, प्रेसिडेंट आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, एक्सेट्रा वगैरह, पर एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1, आपने पढ़ा भी होगा, और आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये बात करता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया ये यूनियन. तो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द एड टेंडर्ड एंड द एडवाइस रेंडर्ड, दो टर्म है, एड टेंडर्ड एंड द एडवाइस रेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट सारे के सारे जो काम करता है वो गवर्नमेंट की एडवाइस से करता है. अब यहां पर दो ट्रैप है. पहला ट्रैप ये है कि देखो क्या बोल रहे हैं, सुनना जरा, कल इस पर बात करेंगे कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी तो ये तो प्लूरल हो गया, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स होना चाहिए, है ना. और प्राइम मिनिस्टर की बात करी तो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, इसे हम लोग प्राइमस इंटर पैरिस कहते हैं, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, ठीक है. सो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑल टुगेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड एंड एडवाइस. एड मतलब सहायता, एडवाइस मतलब परामर्श, कंसल्टेशन, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द एड टेंडर्ड एंड द एडवाइस रेंडर्ड, इसका मतलब क्या है कल बात करेंगे, ठीक है. बाय गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, सुनना जरा, कि एडवाइस दे रही है गवर्नमेंट, एडवाइस दे रही है किसको, प्रेसिडेंट को. सारे काम गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट की एडवाइस से करना है. मतलब अगर प्रेसिडेंट को पानी भी पीना तो एडवाइस कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है. मैं पानी पी लेता हूं. एक वेब सीरीज थी, शायद आपने देखा होगा, नया सीजन आया उसका, क्राउन का, देखा है आप लोगों ने. तो जो एलिजाबेथ थी जब सबसे पहली बार 1930s में, सुनना जरा, हमने पूरा सिस्टम ब्रिटेन से लिया है, मोरसोल वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं उसको. तो जब जो एलिजाबेथ थी 1930 में सबसे पहली बार उनको क्राउन मिला, मतलब जो क्वीन बनी, तो उसमें एक डिबेट हो गई. उनकी एज काफी कम थी उस समय, 18-20 साल की होंगी, शायद शादी हो गई थी या नहीं हुई थी मुझे याद नहीं है, हो गई होगी, चलो खैर. तो अब क्या फर्क पड़ना शादी से. तो जब उनको क्राउन मिला या सॉर्ड मिली, जो भी आप कह सकते हो, बेसिकली रूल मिला, मोनार्क मिला, तो उस समय उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस पहनूंगी. मतलब जो सेरिमोनियल होगा, जो आप कह सकते हो बेसिकली सेरेमनी होने वाली थी ऑफ इनॉग्रेशन एज ए क्वीन ऑफ ब्रिटेन एंड ऑफ कोर्स यूके, इंग्लैंड एंड वेल्स, तो उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस पहननी थी. अच्छा, वो ड्रेस के लिए वो जिद कर गई कि भाई मुझे ये ड्रेस पहननी है. बट देन द कैबिनेट, आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन हैज गिवन द रिकमेंडेशन दैट कि नहीं, हमारी परंपरा ये ड्रेस पहनने की नहीं है. यू कैन नॉट वेयर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिशन, व्हाट यू आर प्रिज्यूमिंग. नो, you have to wear the same dress which had been worn by, basically very sure, by all the predecessor queens or king, whatever the case may be. मतलब रानी और राजा ड्रेस क्या पहनेगा इसके बारे में भी एडवाइस दे रही है कौन, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन. और अपनी मर्जी से वो ड्रेस भी नहीं पहन सकते. मतलब खैर ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहां पर भी ऑलमोस्ट चीज वही है.
ठीक है। अच्छा, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि एवरी फंक्शन परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैं बताना चाह रहा था। पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइस को डिफाइन नहीं किया गया है। सो नोबडी नो व्हाट इज एडवाइस। समझ रहे हैं? कल इस पर लंबी बात करेंगे। दूसरी बात यह है, सुनिए, कि इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन द ओनली फंक्शन परफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ओनली फंक्शन परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू टेक एडवाइस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट केवल एक काम कर रहे हैं, वो एक एडवाइस दे रहा है और दूसरा एडवाइस ले रहा है, पर किसी को नहीं पता कि एडवाइस क्या है, क्योंकि एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं। अब एक और ट्रैप है यहां पर। ट्रैप ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 60, एंड आर्टिकल 60 डील विद द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद आया? EMT EQ CO वाला। तो अब ये ओ पे आ गए हम लोग डायरेक्टली, ओथ। चलो, प्रेसिडेंट को ओथ तो CGI दिलाता है, जो भी कुछ होता है, पर प्रेसिडेंट ओथ लेता है PPD की, ठीक है? मतलब टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये क्वेश्चन आता, हु इज अ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रिजर्वर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट कस्टोडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग द ओथ, अभी मैं पढ़ाऊंगा सारे आर्टिकल, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिजर्वर कौन है? प्रेसिडेंट। सुनो जरा, और हमें यह पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग द एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द एडवाइस रिमेन बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही है ना? पर एडवाइस इज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मान लो गवर्नमेंट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को यह लगता है कि एडवाइस क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एज ए प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 60, वेदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन और डेलिब्रेशन। नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दो तीन चीजें, कि भले ही हमने बहुत कुछ लिख दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर बहुत कुछ हम लोगों ने लिखा नहीं भी, और इस सबको छोड़ दिया लॉ ऑफ सिचुएशन पर। जब परिस्थिति आएंगे तब देखा जाएगा।